आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 इंडिया अर्थात भारत, इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इसका उत्तर है ए 1947 में। दूसरा है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया, तो इसका उत्तर है बी यूनानियों ने। तीसरा है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम उल्लेख मिलता है, भारत नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसका उत्तर है विष्णु पुराण, बी वाले पर टिक कर लें। चौथा है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा जाता है, तो सी वाले उत्तर है इंडिया दैट इज भारत इंडिया दैट इज भारत। प्रश्न क्रमांक 5, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया था, तो इसका उत्तर है डी फारसी शिलालेख, डी वाले पे सही का चिन्ह लगा लें। फिर है छठवा, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था, तो इसका उत्तर है बी ईरान। सातवां है, ह्वेन स्वांग जुआन जैक किस देश का निवासी था, तो इसका उत्तर है सी चीन। आठवां है, जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है उसी प्रकार झंडे शब्द हैं, तो इसका उत्तर है इंडे फ्रेंच भाषा। नवा है, सप्त सैंधव का अभिप्राय है, उत्तर है 7 नदियों की भूमि, सी पर टिक कर लें। 10वां है, 1947 शासन के बाद भी इनमें से कौन सा देश भारत का अंग था, इसका उत्तर है बांग्लादेश, सी पर टिक कर लें। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए, इस ब्रैकेट में रिक्त स्थान दिए, इनका उपयोग करके हमें भरना है। पहला है, चीनी ग्रंथों में भारत का नाम तियानजू मिलता है, इसमें तियानजू लिख लें। बी है, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसमें ऋग्वेद भर लें। बी के बाद सी है, प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, भौगोलिक लिख लें। डी है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया, चीनी लिख लें। अगला है ई, महाभारत काल में वर्तमान बांग्लादेश की भूमि वाले स्थान को बंग कहा जाता है, इसमें बंग लिख लें। एफ है, विष्णु पुराण में भारत की सीमाएं समुद्र के उत्तर और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में बताई गई हैं। अब है जी, महाभारत में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। एच है, भारत भूमि पर फारसी राजाओं ने 6ठी शताब्दी में सैन्य अभियान प्रारंभ किए। आई है, चित्र 5.2 में भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला दिखाई गई है। अब जे है, ये देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों में जम्बूद्वीप का उपयोग संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए किया गया, ठीक है, इसमें अशोक लिख लें। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमारे देश को किस क्षेत्र में भारत नाम से पुकारा जाता है, उत्तर है हमारे देश को दक्षिण भारत में भारतम नाम से पुकारा जाता है। दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा कहाँ तक है, उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है, तथा यह उपमहाद्वीप पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैला है। प्रश्न क्रमांक 3 है, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुक्ता भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर इसका महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न 4, जम्बूद्वीप शब्द किस वृक्ष से जुड़ा है, उत्तर है जम्बूद्वीप शब्द जामुन वृक्ष से जुड़ा हुआ है। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारतवर्ष जिस द्वीप में स्थित है उसे जम्बूद्वीप कहा जाता है। प्रश्न 5 है, वर्तमान में भी कौन से देश हैं जो प्राचीन जम्बूद्वीप में शामिल हैं, उत्तर है प्राचीन जम्बूद्वीप में उस समय आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे। प्रश्न 6 है, भरत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है, उत्तर है भरत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। प्रश्न 7 है, कन्याकुमारी का पूरा नाम क्या है, उत्तर है कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमारी था। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, उत्तर है भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रश्न 9, समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उत्तर है समूचे उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब है 10वां, चीनी शब्द तेंजू कहाँ से लिया गया, उत्तर है चीनी शब्द तेंजू संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है। सिंधु भारत की एक प्रमुख नदी है और प्राचीन समय में इसी नाम से पूरे
क्षेत्र को जाना जाता था। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए हैं? उत्तर है, भारत को विदेशियों ने निम्नलिखित नाम दिए हैं। नंबर 1 फारसी, हिंद, हिंदू या हिंदू, यूनानी, इंडिया, इंडोई या इंडिके, लैटिन, भारत। 4 चीनी, यंतु, इंदु या तेंजू, अरबी और फारसी, हिंद, हिंदुस्तान। अंग्रेजियों ने दिया इंडिया, फ्रेंच ने इंडे, आंध। अगला प्रश्न है दूसरा, प्राचीन चीनवासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया? उत्तर है, सिंधु से चीनी शब्द तेंजू लिया गया, जिसे स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में कहा समझा जा सकता है। यह भारत के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। चीनियों ने भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में सम्मानित किया, जो उनके लिए ज्ञान और धर्म का स्रोत था। नंबर तीसरा, संविधान से क्या आशा है? उत्तर है, संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख है, जिनके आधार पर देश का संचालन किया जाता है। संविधान यह तय करता है कि किस देश में सरकार कैसे बनेगी, उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे। यह हमारे देश का मूल कानून है। प्रश्न क्रमांक 4, यूनानी भाषा में ह अक्षर के न होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? यूनानी शब्द में ह अक्षर नहीं होता था, इसलिए जब यूनानी लोग हिंदू शब्द बोलते थे तो वो ह के बजाय ई का प्रयोग करके इंडोई या इंडिके कहने लगे। इसी बदलाव से आगे चलकर हिंदू और इंडिया जैसे शब्दों का नामकरण हुआ। यह एक भाषाई परिवर्तन का उदाहरण है, जहाँ उच्चारण में फर्क के कारण नए शब्द बने। प्रश्न है 5वां, निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? उत्तर है, निवासी शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। जैसे भारत के लोग भारत के निवासी कहलाते हैं। इस शब्द से यह समझा जाता है कि कोई व्यक्ति कहाँ रहता है या किस क्षेत्र का रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, प्राचीन समय में विदेशी लोग भारत में व्यापार, यात्रा, शिक्षा, धर्म और आक्रमण जैसे कारणों से आते थे। भारत की समृद्धि, मसाले, ज्ञान और धार्मिक स्थल उन्हें आकर्षित करते थे। प्रश्न 7वां है, विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए गए हैं, इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है? उत्तर है, भारत को दिए गए विदेशी नामों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, यात्रियों की पुस्तकों, नक्शों और विदेशी लेखों में मिलता है। जैसे यूनानियों और ईरानियों द्वारा इंडिया और हिदोस शब्द का उपयोग उनके ग्रंथों और वर्णनों में मिलता है। प्रश्न 8वां है, भारत को संघ क्यों कहा गया है? उत्तर है, भारत को संघ कहा गया है क्योंकि यह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समूह हैं जो मिलकर एक देश बनाते हैं। सभी राज्य एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, इसलिए भारत एक संघात्मक गणराज्य है। प्रश्न 9वां, वर्तमान में भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या आपको लगता है कि स्वतंत्रता के पूर्व भी यह इतना ही रहा होगा? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है, नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से अधिक था, क्योंकि तब भारत में आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा, म्यांमार जैसे देश क्षेत्र भी शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद विभाजन के कारण भारत का क्षेत्रफल कम हो गया। प्रश्न क्रमांक 10वां, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। उत्तर है, सिंधु नदी की 3 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अब, प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से समझते थे। संदर्भ पाठ के आधार पर एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। उत्तर है, प्राचीन भारतीय अपने आसपास के भूगोल को अच्छी तरह समझते थे। इसका एक उदाहरण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कई नदियों का वर्णन किया गया है, जैसे सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना इत्यादि। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग नदियों के महत्व को जानते थे और उनके मार्गों से परिचित थे। वे यह समझते थे कि नदियाँ खेती, यातायात और जीवन के लिए कितनी जरूरी हैं। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में नदियों, पर्वतों, जंगलों, रास्तों और जलवायु का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि प्रशासन और व्यापार के लिए उन्हें भौगोलिक जानकारी का प्रयोग करना आता था। प्रश्न क्रमांक 2, प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा गया है? इस समय के जम्बूद्वीप में वर्तमान के कौन कौन से देश सम्मिलित थे? उत्तर है, प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप कहने के पीछे मुख्य कारण जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है, जिसे जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय
बन गया। भारतीय सम्राट अशोक द्वारा लिखे बहुत से शिलालेखों में जम्बूद्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन किया है। इस समय के जम्बू द्वीप में वर्तमान के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इत्यादि देश सम्मिलित थे। अब तीसरा, सप्त सेंधव की 7 नदियों के नाम लिखिए। उत्तर है सप्त सेंधव की 7 नदियों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 सरस्वती, नंबर 3 वितस्ता आज की झेलम, नंबर 4 अस्किनी आज की चिनाब, नंबर 5 परुष्णी आज की रावी, नंबर 7 सुतुत्री आज की सतलुज, नंबर 7 बिपाशा आज की ब्यास। ये नदियाँ प्राचीन काल में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहती थीं और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जुआन जेंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियाँ लिखी। उत्तर है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जुआन जेंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। नंबर 2, उन्होंने भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का बहुत ही विस्तृत और सटीक वर्णन किया। नंबर 3, वे भारत से अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां अपने साथ चीन ले गए और उनका अनुवाद किया। नंबर 4, उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा जो उस समय के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। नंबर 5, उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया और विद्वानों से मिले। प्रश्न 5वां है, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थीं, यह वर्तमान भारत से किस प्रकार अलग था। उत्तर है आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत शब्द का प्रयोग एक ऐसे भूभाग के लिए किया जाता था जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से तय नहीं थीं। इस क्षेत्र में बहुत से राज्य थे और उनके अपने शासक थे। ये राज्य समय समय पर बदलते रहते थे, कभी कोई राज्य बड़ा हो जाता था तो कभी छोटा। इसके विपरीत आज भारत एक स्वतंत्र देश है जिसकी सीमाएं निश्चित हैं और एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चलता है। अब भारत से के सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। प्रश्न 6वां है, ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम सिंधु नदी के नाम से आधार पर रखे गए हैं, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदी थी। उत्तर है भारत को कई नाम जैसे इंडिया, हिंदुस्तान और हिंद, ये सब सिंधु नदी के नाम पर पड़े हैं। इसका कारण यह है कि बहुत समय पहले जब विदेशी लोग भारत आए तो वे भारत में सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। वहाँ उन्हें सिंधु नदी मिली जो उस समय भारत की सीमाओं के पास बहती थी, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को सिंधु नदी के नाम से पहचाना। फारसी लोगों ने सिंधु को हिंद कहा और यूनानी लोगों ने इसे इंडोस कहा, जिससे आगे चलकर इंडिया नाम पड़ा। हालांकि गंगा नदी भी बहुत बड़ी और पवित्र थी, लेकिन वह भारत के अंदर के हिस्सों में बहती थी। भारत से आने वाले लोगों का पहला सामना सिंधु नदी से होता था, इसलिए नाम भी उसी के आधार पर पड़ गए। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 5 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।